सीआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th सीरीज में हमारा ये सेकेंड चैप्टर होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जैसे पिछले चैप्टर में क्या था कि हम लोग थोड़ा सा रिसोर्स को जो पिछले लोअर क्लासेस में पढ़े थे उससे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ें। हम रिसोर्सेज की बात की है, हम उसमें स्पेसिफिकली हमने लैंड देखा, हमने उसमें स्पेसिफिकली क्या देखा, सॉइल देखा। हमने देखा कि इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, प्लस इन दोनों का हम लोग क्या कर सकते हैं, मिसयूज़ कर सकते हैं। मिसयूज़ करेंगे तो सब के सब क्या हो जाएंगे, डिप्लीट, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। डिप्लीट हो जाएंगे तो हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ हम लोग देखे थे। अब सिंस ये हमारा मतलब एक तरह से कह सकूँ कि थोड़ा सा एबायोटिक रिसोर्स का बात हो गया था उस वक्त, अब बायोटिक की बात करेंगे जिसमें हम लोग प्लांट की और वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे। और पिछले क्लासेस में फॉरेस्ट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ इसका मतलब बता चुके हैं। रिसोर्स का भी मतलब आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हेल्प करे तो हम उसे क्या कहते हैं, रिसोर्स। और दुनिया में जो भी चीज़ प्रेजेंट है आपके आसपास, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, सब कहीं ना कहीं अगर आपके काम आ रहा है तो वो आपके लिए एक तरह से क्या है, रिसोर्स है। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ही, अब जैसे कोई पेड़ है, मान लो आपको उस पेड़ से कोई लेना देना नहीं है, ना आपको उसके लकड़ी का काम है, ना पत्तों का काम है, कुछ भी नहीं काम है, स्टिल वो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों है? क्योंकि इनडायरेक्टली उसके फोटोसिंथेसिस की वजह से आपके लिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ऐड होता है। तो ये सब भी इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, फिर नेचुरल में हम कहते हैं लिविंग, नॉन लिविंग, ये सब कुछ आपका एक तरह से रिसोर्स है। फॉरेस्ट वेजिटेशन भी बता चुके थे, मतलब जाके पिछले वीडियोस को देख लीजिए। वाइल्ड लाइफ नाम से ही पता चल रहा है, वाइल्ड में पनपने वाला लाइफ, मतलब है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में जो आपका एनिमल्स वगैरह सर्वाइव करता है उसे हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ आपका लेप्चा ट्राइब है, उसके फोक सॉन्ग है, तो खैर उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे वो बता रहा है क्या, इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग मतलब इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि आखिर लिविंग बींग्स जो है वो होता ही क्या है, उसकी डाइवर्सिटी, उसके टाइप्स को हम क्या समझते हैं। फिर उसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज फौना। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन सभी चीज़ों को हम किसी न किसी कारणों से कर क्या रहे हैं, डिप्लीट, जस्ट लाइक लैंड एंड सॉइल। तो जब हम डिप्लीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, हम इनका कंजर्वेशन करेंगे, कंजर्व करेंगे। अब इसमें क्या है कि कंजर्व करने के लिए हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, लायन है, एलिफेंट है। उसमें से एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रोजेक्ट टाइगर। थोड़ा सा बहुत ब्रीफ, कुछ भी खास डिटेल नहीं है। प्लस है कि हम लोग कंजर्व करने के लिए ये देखेंगे कि जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, कम्युनिटी वो कैसे काम करती है। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं सेक्रेड ग्रोव्स, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सब देख चुके हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या, सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में। अब ये होता क्या है, क्या समझे इसको समझेंगे। तो मतलब बेसिकली वही है कि एक तरह से आप पहले कुछ भी है चैप्टर तो पहले तो उसका मतलब जानो ना, उसका मतलब, और अगर पॉसिबल है तो उसके टाइप्स देख लेंगे। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि जो ये वाइल्ड लाइफ वगैरह है इसका इस्तेमाल क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे अगर हम इसका ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, डिप्लीट करेंगे। तो हमें इसको अलग अलग तरीके से कंजर्व करना है। तो कुछ छोटे मोटे तरीके पिछले क्लासेस में पढ़े थे, जैसे नेशनल पार्क था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, बायोस्फीयर रिजर्व था। अब यहाँ पे हम लोग सीक्रेट ग्रोव्स पढ़ेंगे। तो ये एक तरह से समरी हो गया इस चैप्टर का। अब इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत नया है, सब लोअर क्लासेस के एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, बस इसमें थोड़े थोड़े पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं। तो फटाफट, और छोटा सा चैप्टर है, इसको हम लोग निपटा लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है बायोडाइवर्सिटी। देखो डाइवर्सिटी कहीं पे भी लिखा हो ना, आप लोग सोसाइटीज़ में, सोशल इश्यूज़ में भी पढ़ते हो, जीएस पेपर 1 में भी, जीएस पेपर 2 में भी कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी का रोल आता है। तो ये जो डाइवर्सिटी है ना, इसका मतलब होता है वैरायटीज़, या कह सकते हो वेरिएशंस, अनेकों प्रकार, बहुत विभिन्नताएं हैं। तो ये जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के चीज़ें हैं उनके लिए हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। कुछ भी चीज़, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 15 तरह के पेन हैं, तो आप कहोगे कि भाई मेरे पास पेन की डाइवर्सिटी है। सिमिलरली जब लिविंग की बात होगी तो लिविंग के लिए हम आगे क्या वर्ड लगा देते हैं, बायो। तो यहाँ पे वही कहता है
कि जो ये रिच वाइल्ड लाइफ है, स्पीशीज है, अलग अलग तरह से फॉर्म में, डाइवर्स इन फॉर्म है, फंक्शन है, मतलब इसके जो रूप, रंग, प्रकार या फिर इसका जो काम करने का तरीका है नेचर के रिस्पेक्ट में, सब अलग अलग है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। जब 12th का हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना इकोलॉजी का, तो उसमें और थोड़ा सा ऐड करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी आपके 3 लेवल के होते हैं, स्पीशी लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे एंड इकोलॉजिकल लेवल पे। तो खैर अभी जिस क्लास का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी, ट्रस्ट मी, आपको शायद अभी बिलीव ना हो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दोगे, जब आपके 1-2 अटेम्प्ट हो जाएंगे, अभी आप सीरियसली एनसीईआरटी को नहीं लोगे और मान लो आपके 1-2 अटेम्प्ट बेकार चले गए, जब आप सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, PYQs बनाओगे और जब आप खुद एग्ज़ाम्स को जो है अटेम्प्ट करोगे ना, तो अपने आप रियलाइज़ होगा कि यहाँ पे कुछ नहीं पढ़े होते। सिर्फ हम 6 to 12 एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिए होते तो लिस्ट में हमारा नाम आ जाता। तो सोचो कितना सिंपल है। जो हम अननेसेसरी ये बुक वो बुक ऐसे के पीछे हम जा रहे हैं, उससे अच्छा एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़िए। और दूसरा, कोई एक करंट अफेयर का सोर्स, कुछ भी एक, कोई ज़रूरत नहीं है कि यही ले वही ले, इसने वो लिया था उसने वो, क्योंकि सारे करंट अफेयर में बात वही सेम ही है। आप हो सकता है आपको लगता है कि नहीं हम डेली न्यूज़पेपर ही करेंगे, कोई बात नहीं। आपको लगता है मैगजीन करना चाहिए न्यूज़पेपर के साथ, तो आप कर लो, कोई सा भी। लगता है किसी का लेक्चर देख लेना चाहिए, आप देख लो। जो भी है, कोई एक सोर्स फॉलो कीजिए करंट अफेयर के लिए, एनसीईआरटी के लिए। अगर इतना ही आप बहुत अच्छे से कर लिया ना, तो आपको तो अपने ऑप्शनल में भी 30% हेल्प मिल जाएगा। एनसीईआरटी की बहुत वैल्यू है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए। तो ये वो आपका बायोडाइवर्सिटी का मतलब। अब उसके बाद आपका कह रहा है कि फ्लोरा एंड फौना क्या है। तो यहाँ पे देखो क्या है ना, कि बहुत सारा जो है ना लाइंस में लिखा हुआ है कि आप अपने आसपास देखोगे तो आपको कुछ एनिमल्स दिखेंगे, कुछ प्लांट्स दिखेंगे। ऑब्वियसली एनिमल को ही हम फौना कहते हैं और प्लांट्स को ही हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। इंडिया में भी बहुत सारा जो है आपका डाइवर्सिटी है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आपको जो है पेड़ पौधे दिखेंगे। जितना पेड़ है उसका डबल आपका क्या है, एनिमल्स है। आपको जो है आसपास देखोगे तो आपको अलग अलग तरह के माइक्रोब्स भी दिखेंगे। और हमको क्या है कि धीरे धीरे समय के साथ पता चला कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। बट अब जाके जब हम समझ गए कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम बहुत इनसेंसिटिव हो गए। हमने इन्वायरमेंट को क्या करना शुरू कर दिया, खराब। हमको पता चल गया कि अच्छा उस पेड़ से हमको बीपी कंट्रोल करने वाला दवा मिलेगा, तो हम करते क्या है कि हम उस पेड़ को एक्सेसिवली, बिना उसका केयर किए, बिना उसका कुछ किए, बस सिंपली हम चाहते कि वो ग्रो करे, उसको हार्वेस्ट करे और मार्केट में बेचे। तो ऐसे में आप उसको रीजेनरेट, रीजुविनेट, प्रॉपर केयर नहीं करोगे तो उसके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। शुरू में आपको नहीं पता चले कई सालों तक, लेकिन एक टाइम आएगा ना जब आप कितना भी कोशिश करोगे पेड़ अच्छे से उगेगा नहीं और शायद आपका वो पेड़ खत्म हो जाए। तो हम ये करने लगे हैं। तो इसमें जो भी बातें हैं सब आपको पता है, बस एक ही चीज जानना है कि फ्लोरा मीन्स प्लांट एंड फौना मीन्स एनिमल। बाकी हम कितने इंसेंसिटिव हो गए वो हम सबको पता है। अब उसके बाद क्या है कि कह रहा है कंजर्वेशन। अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी का ना इशू ये है कि वो आपका ना कंजर्वेशन का बात पहले ही कर दिया कि तो चलो ठीक है एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगर कुछ टाइप वाइप होगा तो देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कंजर्वेशन है वो आपका किस वजह से आया, बहुत ज़्यादा हम डिक्लाइन करने लगे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर क्यों ही हमें कंजर्व करना है। तो कंजर्व करना इसलिए है ना क्योंकि पहले तो आप जानते हो कि कंजर्व करने से जो भी लाइफ है उस लाइफ को एक तरह से सपोर्ट मिलेगा, वो इस अर्थ पे सस्टेन कर पाएगा, पहला चीज़। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ लिख रहा है कि यहाँ पे एक तरह से सपोर्ट मिलेगा, मतलब सब कुछ अच्छे से जीवन को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो तो उसको एक तरह से समय मिल रहा है कि खुद को रीजनरेट करे, अच्छे से ग्रो कर पाए, ये सारा कुछ मिल रहा है। उसके साथ साथ दूसरा है कि एक तो ये ज़रूरत है कि उसको कंजर्व करना है, दूसरा ये ज़रूरत है कि हम उसको इतना मार रहे हैं। तो अगर क्या है कि मान लेते हैं हमारा खराब इम्पैक्ट उस पर नहीं होता, अब तो आप ऐसे भी छोड़ देते ना, तो होता क्या कि ठीक है समय के साथ वो अडेप्ट करके बढ़ जाता। लेकिन यहाँ तो डबल है ना, इसको कहते हैं डबल एज सोर्ड है, मतलब दो धारी तलवार है कि एक तरफ क्या है कि उसको इन्वायरमेंट का भी चुनौती है, दूसरा हमारा भी चुनौती है, तो उसको और एक्स्ट्रा क्या है ना लाड़ प्यार का ज़रूरत है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, रिसोर्सेज का डिप्लीशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यही कारण है कि भाई कंजर्व क्यों करना चाहिए। अब देखो कि 1960s एंड 70s के दौरान ये बहुत आया कि हमको कंजर्व करना चाहिए। और याद होगा ना हम लोग शायद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़े थे, फिर उसके बाद जो इसमें 1972 में, फिर उसके बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, तो उसके बाद आपका क्या है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है
वो लाया गया था 1986 का, प्रोबेबली यही माना जाता है। तो कई सारे, उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद आपका वाटर एक्ट आया था, फिर एयर एक्ट आया था, फिर उसको अमेंड करके उसमें नॉइज डाल दिया गया 87 में। तो कई सारे एक्ट्स आते गए और अमेंड होते गए। अभी रिसेंट में आपका प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से, इनफैक्ट ये दोनों तो आपके अभी हाल फिलहाल के न्यूज़ में भी है कि उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल को और हार्श किया गया। उसमें आपका एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी लाया गया कि अब जैसे स्पेशली भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद कि अब कोई फैक्ट्री सेटअप होता है और वो उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो पहले क्या था ना कि अगर वो ये साबित कर दे कि गलती से हुआ, हमने जानबूझ के नहीं किया, हमारी वजह से कोई कह सकते हो कि नेगेटिव इम्पैक्ट जानबूझ के नहीं किया गया है, तो ऐसे में या फिर हम बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल, यस एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा था, कि हम बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल थे तो उस वजह से लीकेज हुआ। तो अगर ये साबित कर देता कि ऐसा कुछ नहीं था, गलती से हो गया, ना हमारे मशीन में कोई फॉल्ट था ना कुछ था, बस हल्का सा एरर हुआ तो ये हो गया, तो बच जाते थे। लेकिन अब ये है कि आप कुछ भी हो, आपको उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अब आप चाहे कम्युनिटी सर्विस करके कीजिए, पैसे पे करके कीजिए, रिहैबिलिटेट का खर्चा उठाइए, रिहैबिलिटेट करने का सारा वो आपको लेना पड़ेगा। अब आप ये कह के नहीं बच सकते हो कि हमसे गलती से हो गया। तो ये सारे क्या थे ना, प्रिंसिपल्स थे आपके। तो ये 1960s एंड 70s के दौरान ये सब आपका चला, देख लो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को 1972 में इंप्लीमेंट किया गया। अब यहाँ पे देखो क्या है कि वाइल्ड लाइफ का जो है ना इंपॉर्टेंस दिखाया गया। अब आपसे वाइल्ड लाइफ का अगर इंपॉर्टेंस कहे या सिंपली अगर आपसे कहे कि जो फॉरेस्ट है हमारे आसपास या हमारे आसपास वाइल्ड लाइफ है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले तो कहना कि कुछ नहीं तो कम से कम आपका क्या होगा, फूड चेन में उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। हो सकता है शायद उसको हम डायरेक्टली हम कंज्यूम करते होंगे, या नहीं तो हम जिस जानवर को कंज्यूम करते होंगे उसको वो खाता होगा, या मान लो हम नहीं भी खाते हैं तो वो अपने इकोसिस्टम में तो फूड चेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लस वो क्लाइमेट का रेगुलेशन करता है, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। कैसे? पेड़ पौधा है वो आपका क्या करता है कि इवेपोरेट ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर वेपर ऐड करता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, रेनफॉल होता है, तो उससे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो सॉइल इरोजन को क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है, लेकिन सॉइल के फॉर्मेशन को वो क्या करता है, बढ़ाता है। कि प्लांट का जो रूट है वो सॉइल को पकड़ के रखेगा तो हवा पानी उसको इरोड नहीं कर पाएगा आसानी से। दूसरा है कि ये जीव जंतु पेड़ पौधे मरेंगे तो मिट्टी में ही तो जाके मिलेंगे, डिकम्पोज होंगे, पाउडर फॉर्म में चेंज होंगे, तो क्या बनाएगा, सॉइल ही तो बनाएगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। प्लस न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, यही सॉइल फॉर्मेशन प्लस डिकम्पोजिशन करके न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करने में हेल्प करता है। रिसाइकल कि ये आपका सॉइल का जो माइक्रोब है वो मरे हुए पेड़ पौधे जानवर इंसान जिसका भी डेड बॉडी उसको कंज्यूम कर करके उसके शरीर का न्यूट्रिएंट को मिट्टी में मिला देगा, मिट्टी से फिर पेड़ पौधा ले लेगा। तो ये आपका क्या है ना कि इंपॉर्टेंस है एक तरह से, और भी कई सारे इंपॉर्टेंस है, और भी आप इसको और स्प्लिट कर सकते हो कि ये तो बड़े बड़े पॉइंट्स है। अब इसमें आप छोटा छोटा पॉइंट्स ऐड कर सकते हो कि आप इसमें ये ऐड कर सकते हो ना कि जैसे मान लो क्लाइमेट रेगुलेशन है तो इसके अंदर फर्दर पॉइंट्स आप बना सकते हो कि पहले तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, दूसरा है फोटोसिंथेसिस करेगा तो CO2 ले लेगा, O2 दे देगा। CO2 वार्मिंग गैस है तो एटमॉस्फेयर से CO2 कम होगा तो ग्रीन हाउस का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा क्या होगा, कम होगा। ट्रांसपीरेशन करेगा सेकेंड चीज, तो आपका वाटर वेपर ऐड करेगा, क्लाउड फॉर्म होगा तो रेनफॉल होगा। तीसरी बात है कि आप इसमें ये ऐड कर सकते हो कि सॉइल वगैरह को अपने रूट से पकड़ के रखता है, तो जिस वजह से जब भी आपका कोई फिजिकल फोर्स वाला चीज बह रहा है, पानी या हवा, तो मिट्टी उतना ज्यादा नहीं उड़ता है, स्टेबिलाईज करके रखता है इकोसिस्टम को, खाने का काम करता है। इनफैक्ट क्या है ना कि इसमें आपका जॉब, एम्प्लॉयमेंट या फिर अर्निंग का भी अपॉर्चुनिटी है कि जैसे क्या है, आप जंगल है तो उस जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफिसर्स तैनात होंगे, तो वो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। उस जंगल से छोटा छोटा जो माइनर प्रोड्यूस है, माइनर मतलब जो वुडी चीज होता है ना, लकड़ी वाला जो पार्ट है, उसको छोड़ के जो भी आपका पत्ता हो गया, बैम्बू, अभी भी क्या है कि बैम्बू को लोग नॉन टेक्निकली ट्री तो कह देते हैं लेकिन माइनर फॉरेस्ट में भी आता है, फल फूल कंद मूल जो भी आपके जो ट्राइबल पॉपुलेशन या वहाँ के लोकल पॉपुलेशन है वो वहाँ से तोड़ तोड़ के बेचते हैं, तो एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी काम हो गया। तो बहुत मतलब सिर्फ बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट के होने से आपको नुकसान है। हाँ, बैलेंस करके चलोगे तो सब ठीक है, बट नहीं करोगे बैलेंस तो ऑब्वियसली किसी भी चीज का टू मच, किसी भी चीज का टू लेस नुकसान करेगा।
तो उसी को बचाने के लिए आपके कई सारे एक्ट्स लाए गए थे। उसके बाद क्या है कि आपका इंडिया में प्रोटेक्टेड स्पीशीज का लिस्ट भी पब्लिश किया गया था कि भाई क्या क्या है, पहले लिस्ट तो निकालो और उसका हालात देखो क्या है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल है कि अब आपने डिसाइड कर लिया कि हम ये पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ाई करेंगे, तो आप क्या करते हो, सिलेबस निकालते हो, और सिलेबस निकालते हो उसी अनुसार आप देखते हो ना खुद को कि अच्छा ये वाले टॉपिक्स मेरे अच्छे हैं तो इसको लेटर ऑन भी कर लेंगे, लेकिन जो मुश्किल है वो अभी पहले कर लेते हैं। या अदर वे भी हो सकता है कि इजी कर लो पहले, मोटिवेशन हाई होगा तो फिर टफ वाले भी कर लेंगे। तो एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, तो लिस्टिंग करेंगे तभी तो हमको क्या करेगा, स्ट्रैटेजी मिलेगा। उसके बाद क्या है कि अब हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे एंडेंजर्ड स्पीशीज बताए थे ना कि जिसपे खतरा ज्यादा है तो वो एंडेंजर्ड है, जिसपे बहुत ज्यादा है तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो उसके लिए उसके ऊपर स्पेशली अब जिसके ऊपर खतरा ज्यादा होगा, एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यहां लिख सकते थे क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सबसे पहले तो उनके हंटिंग को हम क्या करेंगे, बैन करेंगे, उनको लीगली प्रोटेक्ट करेंगे अपने घरों में। साथ ही साथ उनका जो ट्रेड है कि जैसे ये आपका पुष्पा मूवी में दिखाया था ना, रेड सैंडलवुड काफी एंडेंजर्ड है, तो अब उसका क्या है कि जो ट्रेडिंग की मतलब आपका जो लकड़ी काट के उसको फिर आप इधर कर दो, बेच दो। जैसे आपका इसमें मूवी में दिखाया कि जापान में जो इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनता था उसके लिए इसका काफी ट्रेडिंग होता था। तो ये सब अब हम ट्रेडिंग में ही सबको लगा देंगे और उतने टाइम में वो रीजनरेट नहीं हो रहा, आप काटते जा रहे हो, रीजनरेट नहीं हो रहा, तो एक्सटिंक्शन का क्या है, डर बना रहेगा। तो ये काम करना है सबसे पहले, मतलब लॉजिकली कि पहले तो आप ये देखो कि आपके देश का हालात क्या चल रहा है, उसके बाद उसकी लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद अब ये देखो कि अच्छा जो नॉर्मल स्थिति में, उस पर तो बाद में देखेंगे, पहले जो खतरे में है उसका तो पूरा बैनिंग करो, उसके लिए लॉ बनाओ, प्रोटेक्ट करो। उसके बाद क्या है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ले डाउन किया गया। ये कुछ नहीं है, जो पहले से आपका हैबिटाट है ना उसी को घोषित कर दिया गया कि इसको अब बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन का दर्जा है। ह्यूमंस जो है यहाँ इंक्रोच नहीं कर सकते, यहाँ अपनी मर्जी से हंटिंग सेटलमेंट नहीं कर सकते। तो उसी को अगर क्या है कि बहुत वेल डिमार्केटेड है तो नेशनल पार्क, लेकिन नहीं है उसमें मतलब वाइल्ड लाइफ पे थोड़ा ज्यादा फोकस है तो ऐसे को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। मतलब ओहदा में थोड़ा सा नेशनल पार्क ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हल्का सा कम होता है। उसके साथ साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए, जैसे देखो क्या है, टाइगर के बचाने के लिए, वन हॉर्न राइनोसोरस को बचाने के लिए, कश्मीर स्टैग को जिसको हंगुल भी कहते हैं, क्रोकोडाइल्स को, जैसे इसके कई सारे टाइप है, लाइक घड़ियाल वगैरह हो गया, फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर हो गया, यहाँ पे फ्रेश वाटर है, सॉल्ट वाटर है, लायन की बात हो गई और इन सब का। तो प्रोजेक्ट भी लाया गया कि भाई एरिया कंजर्व करो, लेकिन लग रहा है कि नहीं वो एरिया तो ठीक है बट उसमें ये स्पेसिफिक स्पीशीज पे खतरा मंडरा रहा है, तो इन स्पेसिफिक स्पीशीज को कंजर्व करो। तो सारे स्ट्रैटेजीज लाए गए। अभी रिसेंटली आपका एलिफेंट, चिंकारा, जो आपका इंडियन कॉमन इंडियन बस्टर्ड है जिसको गोदावन भी कहते हैं, स्नो लियोपर्ड हो गया, ये सब, ये भी डॉल्फिन वाला भी आप ऐड कर सकते हो इसमें। तो इसमें क्या है कि या तो फुल या तो पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है, हंटिंग ट्रेडिंग से इसका बैन किया गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, तो आपको यहाँ याद रखना है, इसमें बहुत सारे और सब कंपोनेंट्स लाए गए थे, बहुत इसमें डिटेल है लेकिन वो समय के साथ, अभी पहले 2-4 पॉइंट ध्यान में रख लो। पहला तो ये 1973 में लाया गया था। उसके बाद क्या है कि क्यों लाया गया था, क्योंकि पॉपुलेशन टाइगर का बहुत कम हो गया था, कहाँ आपका 5 डिजिट में था, 4 डिजिट में हो गया था। उसके साथ साथ अब यहाँ पे क्या है कि हो क्या रहा था, इसका पोचिंग हो रहा था, इसको मारा जा रहा था ट्रेड करने के लिए, इसके स्किन के लिए, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए, हैबिटाट इसका छोटा हो रहा था, इसके प्रे मारे जा रहे थे। अब जंगल में मान लो कोई कह रहा है कि नहीं हम तो टाइगर को नहीं मारते, लेकिन आप उसके खाने के डियर और रैबिट को मार दे रहे हो, तो इसका प्रॉब्लम था। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सारा जंगल का एरिया वो खुद ऑक्यूपाई कर ले रहा है, तो जंगली जानवर कहाँ रहेंगे, तो ये सब प्रॉब्लम था। देख रहे हो, स्किन का ट्रेडिंग, बोन का ट्रेडिंग, ये सब हो रहा था। मेडिसिन में भी यूज होता है, तो ये सब जैसे कई जगहों पे ना पहले होता था क्या ना कि वाइल्ड एनिमल्स का जो है ना बोन को जो है चूड़ा बना के उसके कैल्शियम कार्बोनेट्स जो होते हैं उसको निकाल के कैल्शियम के टैबलेट्स बनाए जाते थे। तो ये सब है आपका। और इसके साथ साथ इंडिया, नेपाल, इन सब में आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा हैबिटाट है और हमारे यहाँ ही डिस्ट्रक्शन है, तो इसीलिए लॉन्च आपका क्या किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर, कि नहीं कंजर्व करना है, क्योंकि हम 5 डिजिट से 4 डिजिट इतना जल्दी पहुंच गए हैं, तो क्या पता कब हमारा जो है टाइगर 2-4 ही बचा रहे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो आपका टॉप लेवल कार्निवोर है जो कि क्या कर रहा है कि प्रे की जनसंख्या को जरूरत से ज्यादा बढ़ने से रोक रहा है। अगर वो नहीं होगा ना तो प्रे के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं होगा। जैसे होता है ना घर में अगर पेरेंट्स ना रहे, कोई आपके ऊपर कंट्रोल ना करे, तो होगा क्या कि आप हो सकता है कि सब कुछ सही से करते जाओ, लेकिन 100 में से एक एग्जांपल ऐसा मिलता है ना कि एकदम क्या करने लगे, अपने मर्जी का करने लगे, कुछ भी मन हो, गलत आदतों में पड़ जाए, सारे संस्कार सब कुछ भूल जाए और एक क्रिमिनल बन जाए।
ऐसा हो सकता है। तो सिमिलरली नेचर में भी क्या है ना कि सबके कंट्रोल के लिए सब है। अब डियर को कोई खाने वाला नहीं है तो हो क्या रहा है कि डेथ का रेट जो है कम हो गया, क्योंकि पहले क्या होता था, 2 कारण था डेथ का, 2 नहीं कह सकते, 3 कारण था। पहला तो उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी हो गया, दूसरा अपना एजिंग हो गया उस वजह से, तीसरा प्रीडेटर ने खा लिया इस वजह से। अब प्रीडेटर वाला पार्ट पूरी तरह से मिस हो जाएगा तो अब क्या है कि 2 ही कारण बचेगा इसका मरने का। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि डेथ की प्रोबेबिलिटी कम हो गया, बर्थ तो उसी रेट में चल रहा है, तो रिलेटिवली आपका पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। अब खाना तो लिमिटेड है, पेड़ पौधा लिमिटेड है, जिसको हिरन खा रहा है या कोई भी हार्बीवोर खा रहा है, तो ऐसी स्थिति में होगा कि आपका कि हार्बीवोर जो है खाए जाएगा, कंपटीशन होने लगेगा। जो हार्बीवोर एफिशिएंट होगा वो आपका पेड़ पौधा खा के अपना पेट भर लेगा, जो नहीं होगा वो या तो वो जगह से चला जाएगा छोड़ के, मर जाएगा भूख से। तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति भी तो खराब है ना, अपने में ही आपका क्या होगा ना कि कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आपका क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया। देख लो, ये पिक्चर्स देख देख के समझने की कोशिश करो कैसा दिखता है, याद रहता है। तो ये आपका जो काजीरंगा नेशनल पार्क का कुछ पिक्चर है कि ऐसे ये डियर है, ये आपका वन हॉर्न राइनोसोरस है। तो कहाँ कहाँ पे ये आपका जो टाइगर है वो दिखता है, कॉर्बेट याद रखना, ये वैसे पहला नेशनल पार्क भी था, पहले हेलीज कहते थे इसको, फिर सुंदरबन हो गया, फिर आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर आपका मानस है, फिर पेरियार है। इन सब को जाके आपका काम है कि मैप में, मतलब एटलस में आप खोलोगे, और एटलस में पहले तो आप देखोगे इनका स्टेट्स कहाँ कहाँ है, उसके बाद जाके आप जो है ना पॉइंट आउट करोगे, या आप कहीं पे भी गूगल पे भी जाके आप सर्च कीजिए कि किस तरह से लोकेटेड है। जैसे आप इसके राजस्थान के साउथ में आने लगोगे तो आपको मुकुंदरा वगैरह दिखेगा, वेस्ट में डेजर्ट दिखेगा, यूपी के नज़दीक जाओगे, मतलब राजस्थान में ही यूपी की तरफ बढ़ोगे तो आपको सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव ये सब मिलता हुआ जाएगा। तो ऐसे कई सारे, तो आपको थोड़ा सा मैप में ना ऑब्जर्व करना है, क्योंकि हम करवा दे, कोई भी करवा दे, वो आपको देख के लगे अच्छा सब अच्छा है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना मैपिंग, क्योंकि जिनका भी ऑप्शनल ज्योग्राफी होगा उनको पता होगा कि पेपर 2 जो होता है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, उसमें आपका टोटल 10 मैपिंग आता है, 2-2 मार्क्स का, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। उसके बाद देखो क्या आया, वाइल्ड लाइफ एक्ट आया 1980 का, प्रोटेक्शन एक्ट आया 86 का, फिर 1991 में आपका पहली बार जो है ना प्लांट को भी लिस्ट में डाला गया, और 6 स्पीशीज, स्टार्टिंग विद 6 स्पीशीज, 6 स्पीशीज को लेके, मतलब है कि अलग अलग तरह, मतलब कई सारे हम लोग एक्ट्स पढ़ेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग शुरू करेंगे 1862 1878 के टाइम पे, जब सतपुड़ा में ब्रिटिशर्स लोग तांत्या तोपे को ढूंढते ढूंढते गए थे, और जब उनको पता चला अच्छा सतपुड़ा में इतना 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 बड़ा घना जंगल है और इतना ब्यूटीफुल आपका जो है रिसोर्सेज है, तब से जो एक्ट बनता गया ना, तब से हम लोग एक एक चीज, प्लास्टिक के लिए क्या बना है, सॉलिड वेस्ट के लिए क्या बना है, एयर के लिए क्या बना है, जैसे नाक्स हो गया, नाकम हो गया, और फिर AQI हो गया, सफर हो गया, या फिर आपका WHO का जो प्रिस्क्राइब लिमिट है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। अभी घबराने वाली बात नहीं, अभी आप ना ऊपर ऊपर से एक समरी ले रहे हो, आउटलाइन ले रहे हो, तो थोड़ा सा मैप में ऑब्जर्व करना सीख लो। उसके बाद कह रहा है कि टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, कि किस तरह के टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपका होता क्या है ना कि जितना भी फॉरेस्ट और ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू मैनेज होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप ये जंगल नहीं पढ़ रहे हो कि क्या है, वो तो आप पढ़ते हो ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, आप यहाँ पे वो पढ़ रहे हो कि जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, जिसका आप ध्यान रख रहे हो, उनको कितने में बांटा गया। तो एक होता है रिजर्व्ड, दूसरा होता है आपका क्या प्रोटेक्टेड, और तीसरा होता है अनक्लास्ड। देखो ध्यान से देखना, रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो होता है ना सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। अगर कंजर्वेशन की बात हम देखें तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है इसका डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और इस पर डिस्ट्रक्शन का खतरा भी क्या है, ज़्यादा है। कितना है, लगभग मोर देन हाफ जो है टोटल फॉरेस्ट का वो रिजर्व फॉरेस्ट है। यहाँ के लिए एक फ्रेज कहा जाता है ना कि ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड अनलेस अलाउड, कि जब तक आपको जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं ना उनसे कोई किसी चीज़ का अलाउंस नहीं होगा, तब तक आप अपनी मर्जी से, अनटिल अनलेस आप यहाँ के लोकल इनहैबिटेंट हो, अगर नहीं हो, बाहर से आए हो, तो आपको जब तक अलाउंस नहीं होगा आप अपनी मर्जी से कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। मतलब काफ़ी हाई लेवल का रिजर्व फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन लेवल सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का, फिर अनक्लास्ड फॉरेस्ट का। प्रोटेक्टेड जो है ये भी आपका लगभग 1/3 के आसपास है, वही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही डिक्लेयर करता है, और ये इसको प्रोटेक्ट किया गया है फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। यहाँ कहा जाता है कि ऑल नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड अनलेस प्रोहिबिटेड। नॉर्मल कहने का मतलब है कि जो डे टू डे लाइफ का है, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर कर लिए अपना, लेकिन अब आप कहोगे कि हम यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाएंगे, हम यहाँ पे सैंड माइनिंग करेंगे, हम यहाँ कंबशन करेंगे, तो वो अलाउड नहीं है।
तो है तो दोनों, रिजर्व और प्रोटेक्टेड दोनों ही जो है आपका कंजर्व या प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्शन है, बट रिजर्व में थोड़ा और ज्यादा डिग्री है और प्रोटेक्टेड में थोड़ा कम है। मतलब रिजर्व ज्यादा स्ट्रिक्ट है, प्रोटेक्टेड में थोड़ा कम स्ट्रिक्ट है नॉर्म्स। अनक्लास्ड है तो इसमें फॉरेस्ट या वेस्टलैंड, याद होगा ना पिछले चैप्टर में बताए थे ना, कल्चरेबल वेस्टलैंड, मतलब कुछ भी जो लग रहा है कि एकदम खराब हो गया है, तो किसी भी तरह का जो भी लैंड है ये सब, चाहे वो गवर्नमेंट ओन कर रहा हो या प्राइवेट ओन कर रहा हो, वो सब इसमें आ जाता है। मतलब जिसका क्लासिफिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया है कि किस में डाले, क्योंकि वेस्टलैंड है। अब वेस्टलैंड है तो क्या हम इसको किसी भी तरह से किसी और यूज में ला सकते हैं कि नहीं, कि परमानेंट हो गया, कचरा फेंकने के ही काम होगा, अभी वो फिलहाल डिसीजन नहीं हुआ है। तो ये सब किस में चला गया, अनक्लास्ड में चला गया। अब यहां पे कह रहा है कि परमानेंट फॉरेस्ट की अगर बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश के पास बहुत ज्यादा एरिया है, फिर जम्मू कश्मीर है, ये सब है। तो हम कहेंगे कि आप इसको ऐसे कट कर दीजिए। इसको आपको हर साल ISFR रिपोर्ट आएगा, उस हिसाब से आप करंट के इश्यू से जो है ना अपडेट करोगे। अच्छा, एक और बात है कि जैसे होता है ना कि पिछले वीडियोस में हम कह रहे थे ना कि 2021 का सेंसस है वो अपडेट नहीं हुआ है, वो आपका जब होगा तब, अगर आपका एग्जाम काफ़ी डिले है, 1.5-2 साल बाद है, तो आप जो है 11 पे उतना फोकस मत करना। तो मेरा ये कहने का मतलब था ना कि जो 21 वाला सेंसस है वो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने जो है ना हर एक एस्पेक्ट में कंप्लीट कर लिया और जानबूझ के नहीं पब्लिश करे। कोरोना की वजह से उसमें क्या हुआ था, डिले हुआ था। तो वो आपका 26-27 के बाद जो है ना वो अपडेट किया जाएगा। आप लोग न्यूज़ में देखे भी होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ डिक्लेरेशन दिया है। तो ये था सेंस, ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी मर्जी से, इतना भी जो है ना आपको ब्लेम गेम नहीं खेलना है। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि वो तो हुआ ही नहीं था या हुआ है, नहीं पब्लिश हो रहा है। कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिले हुई थी, तो आपको ध्यान में रख लेना। तो वही देख रहे हो, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट्स मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और फॉर अदर। मतलब ये ऐसे फॉरेस्ट है ना कि जिनको प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है और इससे जो यूजफुल, बिना फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाए, जो यूजफुल चीज इससे निकल सकता है लोगों की भलाई के लिए, वो निकालते हैं। मतलब एक तरह से स्टेट का काम कर रहा है। स्टेट तो आप जानते हो कि वो क्या होता है आपका, पब्लिक की तरह, पब्लिक के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। लेकिन स्टेट होता है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब ये नहीं कि कोई एक इंसान ऑक्यूपाई किया है या ये गवर्नमेंट ने उसको कह दिया कि भाई ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमने इन डिपार्टमेंट्स के थ्रू इसके ऊपर जो है प्रोटेक्शन किया है, आप इसके प्रोड्यूस को, इसके चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो, आपको अपने एक्टिविटीज को बताना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। तो क्या सिखाए थे, सबसे ज्यादा अगर आपसे कहे कि डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा किस में, तो आप बोलोगे रिजर्व फॉरेस्ट में, फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, फिर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में। ये इंपॉर्टेंट चीजें, ये ध्यान में रखना। अभी नहीं लगेगा, लेकिन जब बाद में पढ़ोगे तो वही चीज वहां रट्टा मारना पड़ेगा। अब यहाँ पे वही न्यूज़पेपर का एक कटिंग है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल के साथ जो है इश्यूज चल रहे हैं। अब ये न्यूज़पेपर आपको नहीं रटना है। यहाँ पे कह रहा है कि कैन यू फाइंड आउट रीजंस ऑफ द प्रॉब्लम, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, आपसे क्या बोल रहा है। घड़ियाल ऑन द ब्रिंक, मतलब एकदम कगार पे आ चुका है कि अब हम निपट जाएंगे। तो छोड़ो, घड़ियाल छोड़ दो, कोई भी स्पीशीज आपसे एक जनरल रैंडम क्वेश्चन पूछे कि स्पीशीज आपका खत्म हो रहा है, क्या रीजन होगा, तो आप कहना कि कुछ रीजन हो सकता है नेचुरल। ऐसा टोटली मत कहना कि 100% ह्यूमन है। हाँ, ये कह सकते हो कि आज के दौर में 90% से ज्यादा तो कॉज ह्यूमन ही है, लेकिन कुछ नेचुरल है। हो सकता है उस एरिया में क्या है, बहुत हैवी डिजास्टर आ गया हो, डिजास्टर किसी भी रूप में, किसी बीमारी के रूप में, किसी आपका सुनामी, फ्लडिंग, ड्राउट, या फिर आपका बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो गया है, तो ये डिजास्टर, या वोल्केनिक इरप्शन हो गया है, अर्थक्वेक आ गया, तो इस वजह से कोई भी स्पीशीज, आप ह्यूमन की अगर कोई बात करें कि क्या हो कि ह्यूमन अगर एक्सटिंक्ट होने लगे तो क्या कारण हो सकता है, पहला तो ये। दूसरा नेचुरल कारण हो सकता है कि बर्थ रेट बहुत कम हो जाए, डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाए, या मान लो डेथ रेट स्टेबल भी हो बट बर्थ रेट बहुत कम हो जाए, तो ये भी कारण हो सकता है। हो सकता है कि आपका जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो नहीं है सही से उसके अंदर, उसका कारण ये हो सकता है कि मे बी कंटामिनेटेड सॉइल और वाटर में रह रहा है, उस वजह से उसके रिप्रोडक्टिव फेलियर हो गया। दूसरा कारण हो सकता है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन कॉज।
तो इसमें तो आप एन नंबर ऑफ एग्जांपल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज हम कर रहे हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, हम नदियों को पॉल्यूट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है केमिकल्स वगैरह का एडिशन कर रहे हैं, हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं। तो ये जितने भी एन नंबर ऑफ रीजंस, हम वार्मिंग कर रहे हैं, सब कुछ एंथ्रोपोजेनिक में आ जाएगा। तो ये सब आपका क्या है कि इंपॉर्टेंट हो गया आपका कौन सा, रिजर्व फॉरेस्ट पढ़ लिए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पढ़ लिया, उसके बाद है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इसके अलावा कम्युनिटी कंजर्वेशन। अब क्या हो रहा है कि कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं कि नया है, बहुत सारा, बहुत पहले से लॉन्ग टर्म। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं कि कई सारे कम्युनिटी ने जो है ध्यान दिया था, जैसे बिश्नोई कम्युनिटी, अमृता देवी बिश्नोई, शायद 1731 की के आसपास की बात है, उनकी बात कर ले। या फिर आपका जो ये एपिको मूवमेंट पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे, यहाँ के जो लोग थे, चिपको मूवमेंट हो गया टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का। तो ढेर सारा नर्मदा बचाओ आंदोलन, ढेर सारा आपका जो है ना मूवमेंट्स था जिसमें लोगों ने जो है साथ आके जो है कंजर्वेशन किया था। जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व में विलेजर्स मिलके एक साथ फॉट किए थे, और कई सारे जो है ना, यहाँ पे देखो बड़ाई देव, डाकव, सोनचुरी। तो ये आपका क्या हो रहा है, द इनहैबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज भैरो देव, डाकव, सोनचुरी। मतलब है कि सेंचुरी को उस भाषा में कह दिए कि अब जो है रूल्स रेगुलेशन बना दिए कि यहाँ हंटिंग वगैरह नहीं होगा, प्रोटेक्शन होगा वाइल्ड लाइफ का, इंक्रोचमेंट बिना मतलब ये नहीं होगा। तो सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, लोग, कम्युनिटी, ये सब भी आगे आके, चिपको मूवमेंट, इसको चांदी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा, इन लोगों ने क्या है स्टार्ट किया था। तो ये भी वही था कि एक कंपनी है, साइमंड्स कंपनी थी उस समय, वो क्या है ना कि डिफॉरेस्टेशन वहाँ करने गई, वहाँ पे कटिंग करने, और जिस वजह से वहाँ के लोगों ने जो है ना डिक्लेयर कर दिया कि भाई पेड़ जो है नेचर हमारा है और हम नेचर के पार्ट है, तो अगर आप पेड़ काट रहे हो तो हमें भी काट कर लो। तो इसलिए चिपको नाम दिया गया। इसके अलावा बीज बचाओ आंदोलन टेहरी में, नवदान्य, यहाँ पे भी आपका क्या है कि कई सारे जो है ना क्रॉप प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया, सिंथेटिक केमिकल्स को जो है बैन किया गया कि ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ कर। नाम ही से देख रहे हो ना, नवदान्य नहीं कुछ, तो ये देखो ना, बीज बचाओ, कि जो सीड्स है ना उसको अच्छे से बचा के काम करो। बचाने का मतलब है कि उस पर एक्सेसिव केमिकल्स मत अप्लाई करो, प्रॉपर वे में उसका जो है ना एग्रीकल्चरल यूज़ करो। इसके अलावा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980s में यह लाया गया। जॉइंट फॉरेस्ट मतलब वहाँ पे जो, इसका सिंपल सा फॉरेस्ट नाम ही देखो क्या, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोकल ट्राइब्स थे, लोकल इनहैबिटेंट्स थे, उन लोगों ने जो है वहाँ पे रहते थे, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम लोग इसका प्रोटेक्शन केयर करो, बदले में आपको भी कुछ रिवॉर्ड्स मिलेगा, और प्रोटेक्शन जितना करोगे उस हिसाब से। तो वैसा ही कुछ वो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आता है इसमें। फिर आता है सेक्रेड ग्रोव। सेक्रेड देखो नाम में ही सेक्रेड है, मतलब पूजा पाठ से कुछ रिलेटेड। तो यहाँ पे वही फंडा अपनाया गया ना कि देखो जो ट्राइबल लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, एक बिलीफ के साथ वो जंगलों में रह रहे हैं। जैसे आप जो है मलधारी कम्युनिटी को देखोगे गिर फॉरेस्ट में, बहुत आराम से गिर फॉरेस्ट में जो है ना टाइगर वगैरह के साथ एक तरह लगता है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया। सुंदरबन में भी जाओगे, जो लोग हैं जो उसके पेरिफेरी में रहते हैं, उनको कोई खास ऐसा डर नहीं है कि टाइगर आ जाएगा। वैसे आता नहीं है, वो बहुत कोर एरिया में टाइगर, लेकिन कोई खास ऐसा नहीं है। तो कम्युनिटी को एक हैबिट हो चुका है। तो उसी तरीके से उसी बिलीफ को और एनरिच करने के लिए जो है ना कुछ जगहों को सीक्रेट ग्रोव डिक्लेयर कर दिया गया, जैसे खासी जनशिया में, अरावली में, जो आपका जहाँ पे वो क्या कहते हैं बिश्नोई कम्युनिटी रहती है। तो ऐसे सब एरिया को मतलब नेचर वर्शिप से रिलेट कर दिया गया कि भाई जंगल ही है, लेकिन तुम्हारे बिलीफ को और स्ट्रांग बनाने के लिए हमने ऑफिशियली भी डिक्लेयर कर दिया कि सीक्रेट प्लेस है, यहाँ लोकल ट्राइब के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगी, इसलिए कोई यहाँ जाके अटिंग कटिंग नहीं करेगा। तो बहुत सारे जो है ना एग्जाम्पल्स वगैरह है, जैसे आप ले लो मुंडा संथाल, जो छोटा नागपुर रीजन है, वहाँ पे वो लोग महुआ के पेड़ को जो है ना वर्शिप करते हैं। ये सब ध्यान में रखना, यही छोटा छोटा नाम जो है ना दे देता। अभी इस बार की यूपीएससी में भी क्या किया है, 5-6 प्लांट है, सिंपल पपाया हो गया या फिर टैपियोका हो गया, कौन श्रब है, कौन हर्ब है, ऐसे करके नाम दे दिया था। तो ध्यान में रखना, महुआ का नाम है बैसिया लैटिफोलिया। फिर उसके बाद कदम के पेड़ को भी ये लोग वर्शिप करते हैं, उसका नाम है एंथोसेफेलस कदम्बा। तो चलो ठीक है, इसका नाम ही तो कदम है, कदम्बा भी है नाम, तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट ध्यान में रख लेना। टैमरिंड, टैमरिंड का नाम है टैमरिंडस इंडिका। मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, इन सबको जो है ना वर्शिप करते हैं।
तो मतलब नेचर वर्शिप कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया कि ठीक है हम इसको लीगल बैकिंग देते हैं और ये सब डिक्लेयर्ड है ताकि यहाँ पे क्या हो, प्रोटेक्शन हो। तो कई सारे फॉरेस्ट जैसे राजस्थान वगैरह में आप देखोगे ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ब्लैक बक है, ये सब के प्रोटेक्शन के लिए। जम्मू कश्मीर में भी कुछ बिलीव्स हैं, या फिर आप जाओ नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ज़्यादा है, अरावली एरियाज़ में आ जाओ, फिर आप वेस्टर्न घाट में आ जाओ, फिर सरगुजा चंदा बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे देखो तो ये सब वो जगह है जहाँ पे कुछ सीक्रेट डिक्लेरेशन हो चुका है। तो वही जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे तो वही सब चीज़ दिया हुआ है, कुछ खास ऐसा है नहीं। कम्युनिटी जो है हर जगह है, उनसे हमको लेसन सीखना चाहिए, सक्सेसफुल प्रोटेक्शन में ये लोग हेल्प करते हैं। तो आज के डेट में भी आप देखोगे ना, जब करंट अफेयर पढ़ते होगे तो वहाँ पे जो भी नया इनिशिएटिव आता है इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे भी, तो हर जगह कहा जाता है ना कि लोकल कम्युनिटी से लोकल लोगों को एम्पावर करो, क्योंकि लोकल लोगों को वहाँ का लोकेलिटी का नॉलेज ज़्यादा है, वहाँ का कैसा हैबिटाट है, कैसा अच्छा होगा वो ज़्यादा है। तो अगर हम वो चीज़ कर पाए ना, तो हम उनसे क्या करेंगे कि नेचर को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे और साइंटिफिकली यूज़ कर पाएंगे कि किस प्लांट को किस हद तक हम यूज़ करें जिससे नेचर भी प्रोटेक्टेड रहे और हमारा जो बायोटेक्नोलॉजिकल या इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से होता रहे। तो यही सब है। गौतम बुद्धा जी का कोट है, इसको एथिक्स के लिए आप ध्यान में रख लीजिएगा। कोट को भी प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि एथिक्स भी हो गया, साथ में ऐसे भी हो गया। 2-4 कोट अच्छे जगह पे सही से यूज़ करोगे तो मार्किंग अच्छा होता है। कि आप सभी जानते हो ना कि मेंस में क्या होता है, 250 नंबर का जो है अनगिनत पेपर होते हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, उसके बाद आता है आपका ऑप्शनल, जिसमें पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। इससे भी मन नहीं भरता यूपीएससी वालों का, तो वो लोग क्वालिफाइंग पेपर डाल देते हैं, एक हिंदी डाल देते हैं, एक इंग्लिश डाल देते हैं, जिसमें 25% लाना ही होता है, वरना तेरा ये सब कोई पेपर चेक नहीं होगा। तो ये सब तो जिसका मार्क्स आपका काउंट होगा, उसमें भी ये जो कोट है ना, इसका काम आता है जीएस पेपर 4 एथिक्स में। और दूसरा, अच्छा ऐसे तो भूल ही गए, ऐसे वाले पार्ट में आता है आपका काम कि कुछ भी चीज़ है, जैसे ऐसे क्या होता है आपका वुमेन चाइल्ड के इशू से रिलेटेड रहता है ऐसे, या फिर आपका गवर्नेंस से रिलेटेड होता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, मतलब जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड। या बहुत फिलोसफिकल लोग यूपीएससी में घुस गए हैं तो फिलोसफी डाल देंगे, तो उस तरीके से तो उसमें लगता है कि कहीं पे कोई कोट फिट हो सकता है। जैसे मान लो इन्वायरमेंट का कोई इशू आ गया, वहाँ आपने जो है ये सब फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का इशू, डिग्रेडेशन, इन सब का डिस्कशन किया, और आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये जगह है कि जिस जगह पे हम यहाँ पे ये कोट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कि कोट क्या कहता है, द ट्री इज अ पिक्यूलियर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस एंड बेनेवोलेंस एंड मेक्स नो डिमांड फॉर इज सस्टेनेंस। मतलब कुल मिला के ना, लिखना तो ऐसे ही, लेकिन बात को समझो बुद्धा जी क्या कह रहे हैं कि इंसान और ट्री के हिसाब से अगर देखें तो ट्री जो है ना, उसके पास बहुत दया है, बहुत सेल्फलेस है, उसके पास अनलिमिटेड आपका जो है ना पावर है कि आपको जो है प्रोटेक्शन दे सके, छाया दे सके, ठंडक पहुंचा सके, फ्रूट्स दे सके, एन नंबर ऑफ यूजेस हैं। तो इसीलिए क्या है कि हमें छाया भी देता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि इसका हम थोड़ा सा नहीं कुछ तो एटलीस्ट इसको डिस्ट्रॉय ना करें। अगर हम बचा नहीं सकते हैं तो खुद अटैक भी इसके ऊपर ना करें। अब चलो क्वेश्चन बना लेते हैं। बताए थे ना ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें मैक्सिमम चीज़ आप पहले ही पढ़े हो, बस यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा जाने हो प्रोजेक्ट टाइगर, यहाँ पे आप जाने हो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में क्या अंतर, एक बार फिर से बता देते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट वो होता है जिसमें थोड़ा डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन क्या है, ज़्यादा है, जिसमें आपका एक फ्रेज लागू होता है कि ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन आर प्रोटेक्टेड अनटिल अलाउड, बट प्रोटेक्टेड में है कि ऑल नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड अनलेस प्रिवेंटेड। मतलब थोड़ा डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन क्या है, कम है। जबकि रिजर्व में है कि कहता है कि भाई तुम नॉर्मल खेती बाड़ी भी करोगे तो एक बार परमिशन लो, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चावल की खेती कर दोगे और उससे ग्रीन हाउस एमिशन हो जाएगा। क्योंकि चावल के खेत से क्या होता है, मीथेन का एमिशन होता है। मीथेन आपको पता है कि CO2 से उसका कम लाइफ टाइम है एटमॉस्फेयर में, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। कि जैसे कहावत है ना कि ज़िंदगी जो है वो लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, वो मीथेन साबित करता है कि आपका 1 मिनट भी रहेगा, लेकिन जितना 4 साल तक आपका CO2 नुकसान पहुंचा सकता था उतना वो 1 मिनट में कर देता है। तो सोचो अगर 2-4 घंटा रह जाए तो क्या कर देगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। किसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आप देखो यहाँ पे जॉइंट फॉरेस्ट, बीज बचाओ, चिपको सब में था, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ पे आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट है। आगे पढ़ोगे ना, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, उनकी वजह से नेशनल पार्क और ये सब डिमार्केट होता है। मैच द कॉलम। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड और अनक्लास बताए थे ना, जो भी फॉरेस्ट और वेस्टलैंड है जिसको अच्छे से प्रॉपरली अभी क्लासीफाई नहीं किया गया है वो होगा।
उसके बाद है प्रोटेक्टेड को फर्दर डिप्लीशन से रोका गया है। रिजर्व्ड आपका क्या है, मोस्ट वैल्यूएबल है। जो मोस्ट वैल्यूएबल है खुद भी लॉजिक लगा लो, अगर एनसीईआरटी नहीं भी वो फ्रेज लिखा है तो समझ जाओ कि जिसका वैल्यू जितना ज़्यादा है उस पर प्रोटेक्शन क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। थर्ड आपका क्या है कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ्स। लेक्चर को पीछे करोगे तो शुरू में ही आपको बहुत सारा चीज़ बताएं। बायोडाइवर्सिटी मतलब वैराइटीज ऑफ लिविंग बीइंग, चाहो तो आप ऐड कर सकते हो कि 3 लेवल पे होता है, स्पीशीज, जेनेटिक और इकोलॉजिकल। और उसके बाद इंपॉर्टेंस बता दो, कुछ भी आप सांस लेने से लेकर जो आप खाना खाते हो और आपकी बॉडी जब मिट्टी में जाके मिलती है तब तक का हर एक चीज़ बायोडाइवर्सिटी करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, एक्सप्लेन। कैसे किया है बताओ, सारे स्टेप्स बता दो कि हमने क्या किया, डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट के नाम पे। और हमारा दूसरा है कि एक तरफ हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, दोनों के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, लैंड का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और वो लैंड हम कहाँ से डाइवर्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट से। अब फॉरेस्ट से हम लैंड अपने लिए ले रहे हैं तो हम जंगलों को काट रहे हैं, तो पेड़ तो गया, उसमें रहने वाले वाइल्ड लाइफ भी क्या है, अब उनको घर नहीं है तो इधर उधर भटकेंगे, फिर इंसान को अपने जान का खतरा होगा तो इंसान उसको मार देगा, ये कह के कि वर्मिन हो गया है, जानलेवा हो गया है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो अब कैसे कैसे किया है, तो आपका अवेयरनेस फैला के आप इसमें कह सकते हो कि इसने क्या किया, कम्युनिटी ने दूसरे लोगों को अवेयरनेस फैला के किया है। उसके साथ साथ क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के इन्होंने काम किया है कि भाई हम लोग साथ आएंगे, प्रेशर डालेंगे तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक्शन लेगी। या फिर क्या है कि इसने जो है कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए हैं, जैसे ट्री प्लांटेशन हो गया, या फिर डिस्ट्रक्शन को रोकना है तो उसके लिए आगे कदम बढ़ाना। तो ये सब करके उन्होंने क्या किया, कंजर्व किया। अब इसमें कुछ एग्जांपल ऐड कर दो, बीज बचाओ वाला, चिपको हो गया, एपिको मूवमेंट हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, ये सब डाल सकते हो। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी क्या था, डैम को बनाने से रोकने के लिए नर्मदा नदी पे ये इवेंट ये जो है ना आंदोलन लाया गया था। मेधा पाटकर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना की प्लेयर है। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ डैम को रोकने के लिए, डैम की वजह से वहाँ के पूरे इकोसिस्टम पे असर पड़ रहा था। इकोसिस्टम खत्म होगा तो वाइल्ड लाइफ खत्म होगा, फॉरेस्ट खत्म होगा, तो उसके लिए किया गया था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वही सेम घिसा पिटा है कि क्या क्या गुड प्रैक्टिसेस हो सकता है। एफॉरेस्टेशन कर लो, रिफॉरेस्टेशन कर लो, डिस्ट्रक्शन को थोड़ा क्या कर लो, कम कर लो, लोगों को क्या कर दो, अवेयर कर लो, कैपेसिटी बिल्डिंग कर लो, अपनी क्षमता बढ़ा लो कि और कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं। तो कुछ भी जो अच्छे अच्छे प्रैक्टिस है वो आप कर सकते हैं। तो ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।